हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो जो है ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस IC01 का क्रैश कोर्स। अब यहाँ पे खास बात ये है कि ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि 2024 में रिवाइज हुआ है। और इस क्रैश कोर्स में सारे के सारे जो 11 चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स MCQ पैटर्न में आपको समझाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन है एन एंटरप्रेन्योर डजंट एक्सपोर्ट हिज गुड्स इन ऑर्डर टू रिमेन सिक्योर फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू फॉरेन फ्लक्चुएशंस विच रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज ही अडॉप्टिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कोई एंटरप्रेन्योर है और वो फॉरेन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए मतलब उनसे जो लॉसेस हो जाते हैं उनसे बचने के लिए अपनी गुड्स को अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो वो किस प्रकार की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहा है। ऑप्शंस हैं अवॉइडेंस, मिटिगेशन, ट्रांसफर और रिटेंशन। तो देखिए मिटिगेशन में क्या आता है, प्रिवेंशन और रिडक्शन। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है, ना ही रिटेंशन कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, बच रहा है मुसीबत से, है ना। यानी कि क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा अवॉइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। Probability of future losses is better established if the number of records of past losses is higher. Longer the period over which data is studied, the more effective would be estimated probability of future. अब दोनों ही बातें जो है लॉ ऑफ लार्ज नंबर से रिलेट कर रही हैं। Losses from emerging risks can't be accurately predicted. और फोर्थ पॉइंट कह रहा है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी विल बी इफेक्टिव इवन इफ नंबर ऑफ रिस्क्स अंडर रिटन इज लो। तो देखिए इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना वो तो लग रही है आपकी कौन सी, ऑप्शन डी। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज डजंट मेक इंश्योरेंस कंपल्सरी। आपको बताना है कि कौन सा लॉ है जो कि इंश्योरेंस को कंपल्सरी नहीं दर्शाता है अकॉर्डिंगली। तो ऑप्शंस है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट तो भाई पूरी दुनिया में ही कंपलसरी है। मरीन इंश्योरेंस एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए मोटर व्हीकल एक्ट तो इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कंपलसरी हैं। पर मरीन इंश्योरेंस एक्ट जो है ना ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी लॉ में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेक्यूलेटिव रिस्क। आपको बताना है कि स्पेक्यूलेटिव रिस्क इनमें से कौन सा होगा। डैमेज टू द प्रॉपर्टी बाय राइटर, damage to the information system by hacker, loss of market due to change in fashion, loss of profit due to reduced turnover following a fire loss। I think आपको अब इसका आंसर पता चल गया होगा सभी को, है ना। तो ऑप्शन सी यानी कि लॉस ऑफ मार्केट ड्यू टू चेंज इन फैशन, ये जो है ना ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो कंडीशंस है ना ए बी और डी ये सारे जो है ना ये प्योर रिस्क हैं और इंश्योरेबल रिस्क हैं। और जो लॉस ऑफ मार्केट ड्यू टू चेंज इन फैशन ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क है। लॉस शुड बी सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लॉस है ना, लॉस शुड बी सफर्ड बाय इंश्योर्ड, मतलब जो लॉस होगा वो कौन सफर करेगा उसे, इंश्योर्ड। ठीक है ना। अब ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ऑटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी या फिर प्रोक्सीमेट कॉज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि लॉस शुड बी सफर्ड बाय इंश्योर्ड। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रायोरी मीन्स, आपको बताना है कि प्रायोरी का मतलब क्या है। तो देखिए ऑप्शंस है नॉलेज बाय एक्सपीरियंस, नॉलेज बाय एक्सपेरिमेंट, knowledge considered to be true without being on previous experience, और लास्ट ऑप्शन कह रही है unknown। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, knowledge considered to be true without being on previous experience। देखिए आपको ना कोई भी एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। उससे फिर जो है आपके
हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस आप कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो प्रायोरी है ना वो ऑप्शन सी आएगा, नॉलेज कंसीडर टू बी ट्रू विदाउट बीइंग प्रीवियस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज एन एक्चुअरी। तो देखिए एक्चुअली एक ना बेसिकली तो एक प्रोफेशनल रहता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनी में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब वो होता कौन है? देखिए जो एक्चुअली है ना ये बेसिकली फ्यूचर लॉसेस की ना प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करता है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ना वो ऑप्शन ए है, क्योंकि वो है एक ऐसा प्रोफेशनल हु एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, फ्यूचर लॉसेस की प्रोबेबिलिटी को वो एस्टिमेट करता है, तो उसे आप कहेंगे एक्चुअरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम इवेंट। आपको बताना है कि इनमें से रैंडम इवेंट क्या होगा। राइज ऑफ सन, ये रैंडम नहीं है, रोज हो रहा है। अ टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट एक्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन, कभी भी हो जाता है, बरसातों में ज्यादा हो जाता है। और डिके। अब इनमें से एक रैंडम इवेंट आप किसे कहेंगे? तो देखिए रैंडम इवेंट है टेररिस्ट एक्ट, रैंडमली हो गया कभी भी, है ना। तो ये आ जाएगा, टेररिस्ट एक्ट जो है ये रैंडम इवेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी मीन्स। आपको बताना है कि स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। आप यहाँ पे ना ये इंग्लिश से रिलेटेड आ गया है ना, पर इंग्लिश से रिलेटेड तो है पर इंश्योरेंस से रिलेट कर रहा है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ढूंढना है। वोलेटिलिटी, स्टेडी, एडवर्सिटी और फ्लक्चुएशन। तो देखिए इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेडी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी। Political upheaval or government suddenly losing voting of confidence will be classified as which type of risk। अब देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर पॉलिटिकली कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं या गवर्नमेंट ने ना सडनली अपनी वोटिंग कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया, तो ये किस प्रकार के रिस्क में आएगा। ऑप्शंस है डायनामिक, स्टैटिक, पर्टिकुलर और फाइनेंशियल। तो देखिए ये जो रिस्क है ना ये डायनामिक रिस्क है, क्योंकि ऐसा कभी भी होता रहता है गवर्नमेंट में या पॉलिटिकली, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये आ जाएगा डायनामिक रिस्क में। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। हाउ आर रिस्क मेजर्ड। आपको बताना है कि रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लॉस, कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, likely loss that may occur if a peril strikes and likelihood for a peril striking। तो देखिए रिस्क को मेजर किया जाता है likely loss that may occur if peril strikes। यानी कि रिस्क को आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि कोई ऐसा नुकसान जो कि पैरिल की वजह से, जोखिम की वजह से बढ़ गया है ना। तो क्योंकि देखिए रिस्क और पैरिल में डिफरेंस क्या है। पैरिल वो कंडीशन होती है ना जो रिस्क को एनहांस कर देती है। तो रिस्क को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी है likely loss that may occur if a peril strikes। हाउ डिड रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मली इवॉल्व। तो आपको बताना है कि रिस्क मैनेजमेंट ना फॉर्मली कैसे इवॉल्व किया गया। as a function of business enterprise, as a function of debt collectors, as a function of financial lending, as a function of investment organization। तो इसको आप इवॉल्व कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ डैमेज is being met using internal resources or funds, how is the risk being managed। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर जो डैमेज की कॉस्ट है ना वो इंटरनल रिसोर्सेज या फंड्स के द्वारा ही उसको कवर कर लिया जा रहा है, तो उसको आप ना कौन सी रिस्क की कैटेगरी में मानेंगे। अवॉइडेंस, प्रिवेंशन, ट्रांसफर, रिडक्शन या फिर रिटेनिंग। तो देखिए इसे हम मानेंगे रिटेनिंग, क्योंकि ये खुद ही आपने इकट्ठा एक फंड रख लिया था स्पेयर, और उसी से आपने जो डैमेज हुआ उसको रिकवर कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे या रिटेनिंग कहेंगे। spreading the risk across areas which may not be affected equally or at same time is called as। अगर रिस्क को स्प्रेड करना है ना, और ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही ना इफेक्ट करे, तो उसे आप क्या कहेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, सेपरेशन, डुप्लीकेशन या फिर ट्रांसफर। तो इसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन, विविधता।
तो ऑप्शन ए जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। द प्रपोजर पेज कंसिडरेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर बियरिंग द रिस्क ऑन हिज बिहाफ। व्हाट इज दिस कंसिडरेशन नोन एज। अब देखिए जो प्रपोजर है या फिर जो इंश्योर्ड है, मतलब जिसने अपनी इंश्योरेंस करवानी है, वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने उसका रिस्क एक्सेप्ट किया है तो उसके बदले में उसे कुछ पे करता है ना। अब उस कंसिडरेशन को क्या कहा जाता है? एनरोलमेंट फी कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं या बोनस कहते हैं। और मुझे पता है आप सभी को इसका आंसर पता है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि उसे कहा जाता है प्रीमियम। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेबल रिस्क। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इंश्योरेबल रिस्क की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शंस है होमोजेनिटी, फॉर्चुनिटी, ग्रेन्युलरिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इनमें से बताइए, अब इंश्योरेबल रिस्क के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इंश्योरेबल रिस्क की करेक्टरिस्टिक में नहीं आता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी, ग्रेन्युलरिटी जो है ना ये इंश्योरेबल रिस्क की करेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों ही इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ हजार्ड्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से ग्रुप ऑफ हजार्ड आप किसे कहेंगे। देखिए हजार्ड को हिंदी में परिस्थिति कहते हैं, है ना। और ऑप्शंस दी गई हैं स्टोरेज कंस्ट्रक्शन लायबिलिटी, फ्लड अर्थक्वेक टेररिज्म, एक्सीडेंट प्रॉपर्टी लायबिलिटी और एज, मेथड ऑफ पैकेजिंग और यूजेज। देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो स्टोरेज कंस्ट्रक्शन लायबिलिटी, ये सारे तो आ गए रिस्क। फ्लड अर्थक्वेक टेररिज्म, ऑप्शन बी, ये आ गए पैरल। एक्सीडेंट, ये पैरल आ गया। प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ये रिस्क आ गया। पर ऑप्शन डी यानी कि एज, मेथड ऑफ पैकेजिंग और यूजेज ये आ जाएंगे हजार्ड। क्योंकि देखिए हजार्ड का मतलब क्या होता है, हजार्ड होता है परिस्थिति। एज, कौन सी एज है हमारी, किस तरह से पैकेजिंग की गई है, आप किसी भी चीज को किस प्रकार यूज कर रहे हैं, कौन सी परिस्थिति है ना। तो वो आ जाएगी हजार्ड, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी यानी कि एज, मेथड ऑफ पैकेजिंग और यूजेज ये आ जाएगा ग्रुप ऑफ हजार्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर रिस्क क्लासिफिकेशन। आपको बताना है कि जब रिस्क को क्लासिफाई किया जाता है तो इनमें से किस एलिमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन बी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये रिस्क क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रिस्क। आपको बताना है कि इनमें से होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रिस्क कौन सा नहीं होगा। ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, ग्रुप ऑफ कार्स यूज्ड एज टैक्सीज, ग्रुप ऑफ कंटेनर्स containing textile goods, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। तो देखिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना जिनके एजेस अलग अलग हैं तो वो होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रिस्क नहीं आएगा, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। क्योंकि एज अगर अलग अलग है तो रिस्क उन पर डिफरेंट होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ना ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिजल्ट इन द अक्यूमुलेशन। आपको बताना है कि नीचे कौन सी ऑप्शन है जो कि अक्यूमुलेशन से रिलेट नहीं कर रही है। गुड्स स्टोर्ड इन सेम वेयर हाउस एट पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, डिफरेंट फैक्टर्स इन सेम कंपाउंड, different vehicles insured in different cities and buildings on same river front। तो देखिए अक्यूमुलेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन सी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि अलग अलग तरह के व्हीकल्स की इंश्योरेंस की गई है अलग अलग सिटीज में, है ना। तो ये अक्यूमुलेशन में नहीं आएगा, सिमिलर तरह के नहीं है ये। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ना ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट रिजल्ट इन कैटास्ट्रोफिक लॉस। आपको बताना है कि इनमें कैटास्ट्रोफिक लॉस की कैटेगरी में कौन सी ऑप्शन नहीं फिट बैठ रही है। अर्थक्वेक, टेररिज्म, स्मॉल फैक्ट्री लोकेटेड इन द रिमोट एरिया और फ्लड। तो ऑप्शन सी यानी कि एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कि रिमोट एरिया में है
वो जो है ना कैटास्ट्रोफिक लॉस नहीं कहलाएगी। अर्थक्वेक है, टेररिज्म है या फ्लड है जिनसे कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो सारे कैटास्ट्रोफिक लॉसेस आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, ये हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क? आपको बताना है कि इनमें से रिस्क कौन सा नहीं होगा। प्रॉपर्टी, फ्लड, लायबिलिटी और लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए जो फ्लड है ना, ये रिस्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये पेरिल है ना। तो क्योंकि ये कैटास्ट्रोफी लॉस है, तो ये पेरिल में आ जाएगा, रिस्क में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी, लायबिलिटी और लाइफ इंश्योरेंस ये सभी जो है ना रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिल? आपको बताना है कि इनमें से पेरिल क्या नहीं होगा। फायर, प्रॉक्सिमिटी टू वायर वाटर बॉडीज, टेररिज्म और रॉयट। तो देखिए जो प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज है ना, ये पेरिल नहीं होगा, जबकि फायर है, टेररिज्म है या रॉयट्स हैं, ये सभी पेरिल की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। हाउ आर रिस्क क्लासिफाइड? आपको बताना है कि रिस्क को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन कंपटीशन, बेस्ड ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बेस्ड ऑन हजार्ड्स एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लॉस। देखिए रिस्क को क्लासिफाई किया जाता है हजार्ड के बेस पर। ये अभी हमने चैप्टर में पढ़ा भी है कि रिस्क की क्लासिफिकेशन का जो बेस है ना वो हजार्ड रहता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। एन एम्प्लॉय हु स्पॉट्स अ रिस्क इन द वर्क प्लेस शुड। अब क्वेश्चन है कि एक एम्प्लॉय है, उसने वर्क प्लेस पे ना कोई रिस्क देखा, अब उसे क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को, रिपोर्ट करना चाहिए सुपरवाइजर को, या फिर मेक इट सेफ बिफोर मैनेजमेंट सीज इट। मतलब मैनेजमेंट के देखने से पहले पहले इसे सेफ बना देना चाहिए। तो देखिए उसे क्या करना चाहिए? सुपरवाइजर को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना चाहिए ताकि इसे ठीक किया जा सके। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द हजार्ड इन द वर्क प्लेस? आपको बताना है कि वर्क प्लेस पे हजार्ड को कंट्रोल करने का सबसे बेटर सोल्यूशन क्या होगा। रिप्लेस द हजार्ड फॉर लेस रिस्की ऑप्शन, एलिमिनेट द हजार्ड completely from the workplace, use personal protective equipments, and have rules to help people avoid hurting themselves. तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिप्लेस द हजार्ड फॉर लेस रिस्की ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑन द बर्निंग कॉस्ट ऑफ 3000 रुपए बर्निंग कॉस्ट है। इफ द लोडिंग हैज टू बी मेड 10% of acquisition cost, 20% of operating expenses, 10% of profit margin, what should be the price? तो क्वेश्चन आई थिंक आप समझ गए हैं। बर्निंग कॉस्ट 3000 है और एक्विजिशन कॉस्ट 10% है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 20% है और प्रॉफिट मार्जिन है 10%। अब आपको बताना है कि प्राइस इसका क्या होगा या फिर प्रीमियम जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कितना आएगा। तो देखिए इसका आंसर तो आ रहा है 5000। अब कैसे आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। देखिए तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। तो बर्निंग कॉस्ट आ गई इसकी कितनी? 3000। ठीक है, बर्निंग कॉस्ट 3000 आ गई और परसेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स कितने हैं? तीनों जो ये दी गई है कॉस्ट 10, 20 और 10, इनको जोड़ दो तो कितना हो गया? ये 40 है ना। तो अब 1 माइनस 40% आप करोगे तो क्या बच जाएगा? 60% बच जाएगा ना। तो 3000 बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो लोडिंग बन रही है 60%। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर? आपको बताना है कि इनमें से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर कौन नहीं है। एजेंट, ब्रोकर, री इंश्योरर, वेब एग्रीगेटर। बताइए कौन इनमें से इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को आता ही होगा। ऑप्शन सी यानी कि री इंश्योरर जो है वो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करता है, बाकी सभी करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है। तो क्वेश्चन है टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कॉस्ट फॉर अ कंपनी विद द 5 ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉइज of same age group with 1000 employees per group
is 30 lakhs. What is the burning cost per employee? अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक कंपनी है जिसमें ना 5 ग्रुप्स हैं एम्प्लॉयज के, सेम एज ग्रुप के, और हर एक ग्रुप में ना 1000 एम्प्लॉयज हैं, 1000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कॉस्ट आ रही है ना, वो कितनी आ रही है? 30 लाख आ रही है, ठीक है जी। तो बर्निंग कॉस्ट पर एम्प्लॉय कैलकुलेट करनी है। तो आंसर तो इसका ऑप्शन डी है, पर कैसे है चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ कि बर्निंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या किया। बर्निंग कॉस्ट का फॉर्मूला वैसे तो आपने फ्रीक्वेंसी इंटू सेवरिटी किया था ना, पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी तो हमें नहीं मिल रहा है। हमें फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी को सॉल्व करके जो फॉर्मूला आया था वो क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ लॉसेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो जो टोटल लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है, वो तो गिवन ही है, 30 लैक्स, ठीक है। और जो एक्सपोजर यूनिट्स हैं वो कितनी होंगी? अब देखो यहाँ पे 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में कितने एम्प्लॉयज हैं? 1000। तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए? 5000, ठीक है ना। तो जो एक्सपोजर यूनिट्स होगी टोटल, वो कितनी होगी? 5000। तो बस टोटल जो लॉस है डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपोजर यूनिट्स, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके आंसर कितना आ गया? 600। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपोजर यूनिट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक्सपोजर यूनिट नहीं कहलाएगा। पर्सन कवर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल, कंसाइनमेंट और ग्रुप पॉलिसी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रुप पॉलिसी, क्योंकि ये एक्सपोजर यूनिट नहीं ना, ये तो पॉलिसी है ना। एक्सपोजर यूनिट वो होता है जिस पर कि हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बना रहता है, तो ग्रुप पॉलिसी पर थोड़ा ना कोई लॉस बना रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस ली है, या कोई व्हीकल है, या कोई कंसाइनमेंट है जिसमें कि लॉस की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, वो एक्सपोजर यूनिट कहलाएगी। पर ग्रुप पॉलिसी जो है ये कोई एक्सपोजर यूनिट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अब आ गया अगला क्वेश्चन, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। अब आपको ना यहाँ पर एक डेटा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और कहा गया है कि इसमें ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब इस टेबल में आप देखते हो कि ब्रांचेस दी गई हैं ABCD, नंबर ऑफ थेफ्ट्स दी गए हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिए गए हैं, और नंबर ऑफ व्हीकल्स कवर्ड दिए गए हैं। तो जो लास्ट के 2 कॉलम है ना, वही हमारे काम के हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स कहा है। तो अब रोड एक्सीडेंट्स की फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कहें कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स या लॉसेस आप कह सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, ठीक है ना। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स को जोड़ दीजिए 1500, ठीक है ना, और नंबर ऑफ व्हीकल्स को जोड़ दीजिए, तो वो हो गई एक्सपोजर यूनिट्स जो कि है 10,000, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर दो, 1500 डिवाइडेड बाय 10,000, तो कितना आ गया? 15%, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक टेबल के अकॉर्डिंग ही है। फॉलोइंग इज द लॉस रजिस्टर ऑफ ABC कंपनी फॉर द रेजिडेंसेस कवर्ड इन ईयर 2021-22। व्हाट इज द सेवरिटी? अब यहाँ पे क्या है, टेबल दिया गया है, डेट ऑफ लॉस और अमाउंट, ठीक है। सेवरिटी कैलकुलेट करनी होगी आपको। तो देखिए सेवरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल नंबर ऑफ लॉसेस चाहिए आपको, और टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, है ना। तो सेवरिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉसेस, ठीक है जी। तो आप अब यहाँ पे नंबर ऑफ लॉसेस चेक कीजिए कितने हैं, कितने बन रहे हैं ये। देख लीजिए कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 7 है ना, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ लॉस, इसको सारे अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे अब आप क्या करोगे, सेवरिटी के लिए आप टोटल जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉसेस, यानी कि 7, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो आपका कितना था? 91 लाख था, डिवाइडेड बाय 7 किया तो 13 लाख, यानी कि 13 लाख जो है सेवरिटी बन रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। A health insurance company wants to price its new product with the following factors, what should be the price? अब एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, नए प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना चाहती है। एलिमेंट्स दिए गए हैं टेबल में, उनके हिसाब से प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है, क्या होगी, ठीक है। तो भाई इसमें बर्निंग कॉस्ट है 1500, प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल कॉस्ट है 300, एक्विजिशन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रॉफिट है, ठीक है।
तो अब आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो प्रीमियम का आंसर तो 2400 आ रहा है, पर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। टोटल बर्निंग कॉस्ट कितनी होगी? 1500 जमा 300। ठीक है, कितनी होगी ये? 1800। लोडिंग के लिए तीनों कॉस्ट जो दी गई थी एक्विजिशन वगैरह उनको जोड़ दो, कितनी होगी? 25%। अब प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हो आप? बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस परसेंट लोडिंग जो थी। ठीक है, तो परसेंट लोडिंग कितनी है? 25% है। 1 में से 25% माइनस करोगे 75% आ जाएगा। तो 1800 को 75% से आप डिवाइड कर दो, 2400 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए है आई थिंक 2400, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ मोर बिजनेस इज सिक्योर्ड बाय चार्जिंग लेस देन एप्लीकेबल प्रीमियम। अब ये कहते हैं कि बिजनेस में ना क्या होगा अगर जो एप्लीकेबल प्रीमियम है ना उससे कम चार्ज किया जाए, तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, लॉस कम होगा? तो देखिए लॉस जो है बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तो अगर एप्लीकेबल प्रीमियम से कम चार्ज करना शुरू कर देंगे तो लॉस बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द रेलेवेंट फैक्टर इन द प्राइसिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रेलेवेंट नहीं माना जाएगा जब हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करते हैं। कॉम्पिटिशन, चेंज ऑफ सीईओ, recent judgments having an impact on coverage, rate increase by the insurer। तो देखिए इसमें ना चेंज ऑफ सीईओ, अगर कंपनी का सीईओ बदल गया तो उससे प्राइसिंग पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बर्निंग कॉस्ट इज द मल्टीपल ऑफ डैश एंड डैश। आपको बताना है कि जो बर्निंग कॉस्ट है ना वो किस किस चीज का मल्टीपल होता है। एक्विजिशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रीमियम प्रॉफिट, लोडिंग प्रीमियम, फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि बर्निंग कॉस्ट जो है ना ये मल्टीपल होता है फ्रीक्वेंसी और सेवरिटी का। दोनों को मल्टीप्लाई करके बर्निंग कॉस्ट हमें मिलती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट। आपको बताना है कि इनमें से मटेरियल फैक्ट क्या नहीं होगा। तो आई थिंक आप जानते हैं ना मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होता है। मटेरियल फैक्ट मतलब वो पॉइंट जिसको कंसीडर किया जाता है जब इंश्योरेंस की जाती है। तो ऑप्शंस हैं द कलर ऑफ द कार फॉर मोटर थर्ड पार्टी, एज ऑफ द इंश्योर्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, नेचर ऑफ गुड्स स्टोर्ड फॉर फायर इंश्योरेंस एंड मोड ऑफ पैकिंग फॉर मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में एज इज इम्पोर्टेंट मटेरियल फैक्ट, देन फायर इंश्योरेंस में नेचर ऑफ गुड्स स्टोर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ट्रांजिट इंश्योरेंस में मोड ऑफ पैकिंग भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पर अगर मोटर थर्ड पार्टी हम करवा रहे हैं तो कार का रंग कैसा है, इट इज नॉट अ मटेरियल फैक्ट, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा। ओनरशिप में होगा जी। बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गुड्स एंट्रस्टेड टू हिम, ये भी होगा। प्रपोजर्स इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड, और कॉन्ट्रैक्टर ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई बिल्डिंग बनाई है ना। पर जो प्रपोजर है ना उसका अपने फ्रेंड की लाइफ पे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। पर दो फ्रेंड्स के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो एक दूसरे की इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ऑप्शन सी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन ऑफ इंश्योरेंस हैज एक्सप्रेसिवली डिक्लेयरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जिसने बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को एक्सप्रेस किया या बनाया, या जिसकी वजह से इंश्योरेंस के ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आए। ऑप्शंस हैं फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि सबसे पहली जो इंश्योरेंस हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट हुई आई ऑफिशियल वे में वो मरीन इंश्योरेंस ही थी। मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 एक्सप्रेसिवली डिफाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और मरीन इंश्योरेंस का ही जो इंश्योरेंस एक्ट है
वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हैं उन्हें अच्छी तरह से डिफाइन करता है। अब्रीमा फिडी फिडाई मीन्स, अब आपको बताना है कि ये अब्रीमा फिडाई है जो है, इसकी ना इसका मतलब क्या होता है। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता है। इसका मतलब होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मटेरियल फैक्ट मीन्स, मटेरियल फैक्ट का मतलब क्या होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल यूज्ड इन रिस्क, facts which are in public domain, facts which enable an insurer to decide whether to accept or not the risk, facts which enable insurer to understand what competition is doing। ऑप्शन सी बिल्कुल ऐसे फैक्ट्स जो कि इंश्योरर को ये डिसाइड करने में हेल्प करें कि रिस्क को एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए, और अगर किया भी जाए तो किन शर्तों पे, किन नियमों पे, किन रेट्स पे किया जाए, है ना। तो उसे कहते हैं मटेरियल फैक्ट। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। Under Section 45 of Insurance Act, what is the maximum time limit up to which policy of life insurance could be called in question? तो इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 के हिसाब से कितने समय तक लाइफ इंश्योरेंस को आप जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, है ना। इसका आंसर आपको पता है 3 years। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। In which of the following lines of business insurable interest need not exist at the time of loss? आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई है ना, इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जिसमें कि जब लॉस हो जाएगा तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, ये पहले ही हो जाती है। ठीक है। ऑप्शंस है लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अश्योरेंस का। अश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और इसमें क्या है कि पहले ही लिमिट सेट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सम अश्योर्ड, कि अगर मृत्यु हो जाती है तो इतना मिलेगा, अगर नहीं होती है तो मेच्योरिटी इतनी मिलेगी। ठीक है। पर जो हमारे मरीन, मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है ना, ये सारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। इनमें क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कितना लॉस हुआ है एंड रिस्पेक्टिव टू द सम अश्योर्ड, फिर लॉस की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है इसमें टाइम ऑफ लॉस में कंसीडर किया जाएगा, बी, सी और डी में, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ये टाइम ऑफ लॉस के टाइम पर नहीं कंसीडर किया जाता है। An insurer has insurable interest in the property insured by them because, अब देखिए कि एक इंश्योरर है, उसका ना जो उसने एक प्रॉपर्टी को इंश्योर किया है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। क्यों? ठीक है। ऑप्शंस है दे ओन द प्रॉपर्टी, they are the contractors and reinsurer is the principal, they stand to benefit the property's existence and loss by its loss, they are bailees to the insured property। देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है ना उसके एग्जिस्टेंस से सही सलामत है तो उन्हें बेनिफिट होगा, पर अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो उन्हें लॉस होगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी उन्होंने इंश्योर की है ना इंश्योरर ने, उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ह्यूमन लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश। तो देखिए ह्यूमन लाइफ है ना, तो सब्जेक्ट मैटर किस में होएगा? वो लाइफ इंश्योरेंस में ही होएगा। फायर, मरीन या जनरल इंश्योरेंस में तो होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स is dissimilar to the other four in context of insurable interest in the life insurance। आपको बताना है कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें और लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें, तो इन चारों पांचों ऑप्शंस में से कौन सी जो है ना वो डिसिमिलर है, बाकी जो चार हैं वो रिलेट कर रही है। एम्प्लॉयर, क्रेडिटर, श्योरिटी, एम्प्लॉय और डेटर, है ना। तो अब इसमें ना जो डिसिमिलर टर्म है ना वो डेटर है, क्योंकि बाकी सभी का तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ अनदर, पर डेटर का कोई नहीं है। उसको क्रेडिटर से क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? मरता है तो मर जाए, उसको तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे वापस, है ना। तो इसलिए जो डिसिमिलर टर्म है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रूथ। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में जिसका मतलब जो है वो मैक्सिमम ट्रूथ है। ठीक है। ऑप्शंस है सब्रोगेशन, कॉज, प्रोक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और अब्रीमे फाइट्स। तो ऑप्शन डी अब्रीमे फाइट, जिसको कि हम ऑटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है मैक्सिमम ट्रूथ एक दूसरे को बताया जाए।
डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द अश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये मेंशन करता है कि जो प्रॉपर्टी को इंश्योर किया गया है या लाइफ को इंश्योर किया गया है तो अश्योर्ड का उसमें मैक्सिमम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द फर्स्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू यूरोपियन मैरीटाइम नेशंस इन 1347 टू एक्सेप्ट डैश इंश्योरेंस एज प्रैक्टिस। तो देखिए जो पहला इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किया गया कहाँ पे, यूरोपियन मैरीटाइम में, और 1347 में किया गया। तो वो कौन सी इंश्योरेंस थी? अब ये भी आपको बताया क्योंकि सबसे पहली जो इंश्योरेंस थी वो कौन सी थी, मरीन इंश्योरेंस थी, है ना। तो ऑप्शन सी जो है ना ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। द थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ द इंश्योरेंस। अब जिन चीजों की इंश्योरेंस की जाती है ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, और ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अग्रीमेंट, इज डैश अग्रीमेंट। देखिए जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किस प्रकार का अग्रीमेंट होता है? तो देखिए ये अग्रीमेंट होता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे ना आकस्मिक कहते हैं। सडनली हमें नहीं पता है कि अगले ही क्षण, अगले ही पल, अगले दिन क्या हो जाएगा। तो जो भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है ना वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। डीज हाउस वॉज टोटली डैमेज्ड इन एन अर्थक्वेक। अब ये यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है डी, और उनका जो घर था वो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के द्वारा टोटली डैमेज हो गया। द लाइफ ऑफ हाउस इज 50 ईयर्स। अब इस घर की जो एज है वो कितनी है, 50 ईयर्स, मतलब 50 साल तक ये ठीक रहेगा, है ना। हर चीज की एक एज होती है ना, ठीक है, एक्सपेक्टेड एज। द हाउस इज 20 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ लॉस। और जब नुकसान हुआ है उस समय उस घर की जो एज थी कितनी थी, 20 साल, मतलब वो 20 साल पुराना था, और एज, एक्सपेक्टेड एज कितनी है उसकी, 50 ईयर्स। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ सिमिलर हाउस इज 50 लाख। और इस समय अगर वैसा ही घर दोबारा से बनाना हो तो उसको बनाने में कितना पैसा लग रहा है, 50 लाख। व्हाट अमाउंट शुड डी बी पेड। अब अगर जो अमाउंट पे किया जाएगा डी को वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 25 लाख। तो अब इसका जो राइट आंसर है ना वो है 30 लाख। अब ये कैसे आया ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है ना वो कितनी है, 2% पर एनम, मतलब हर साल 2% जो है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है, पुराना होता जाता है, ठीक है, डेप्रिशिएशन भी हो गई। एज ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20 साल है, जो अभी हमने पढ़ा। अब 20 साल अगर उसकी एज है और हर साल ये 2% के हिसाब से डेप्रिशिएट भी हो रहा है तो टोटल डेप्रिशिएशन कितनी हो गई जी, 40 हो गई ना। 2% को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगी 40%। अब जो नया घर बनाने के लिए पैसा लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 लाख रुपए लग रहा है। तो अब 50 लाख लग रहा है ना, तो अब इस 50 लाख में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 लाख का पहले तो आप 40% डेप्रीशिएशन निकालो, कितनी बनी, वो बन गई कितनी, 20 लाख, ठीक है। अब जो लॉस पेएबल होगा ना उसे, वो कितना होगा, 50 लाख में से 20 लाख जो डेप्रीशिएशन है वो माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पुराना भी तो हो चुका है ना, डेप्रिसिएशन हो गई है, तो 50 लाख में से आपने 20 लाख जो डिप्रिसिएशन वाला अमाउंट था उसको माइनस कर दिया, कितना बच गया, 30 लाख। तो अब डी को जो अमाउंट पेएबल होगा वो कितना होगा, 30 लाख रुपए। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आ गया। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ द सम इंश्योर्ड फॉर अ मशीनरी इन द फैक्ट्री इज 50 lakhs, द वैल्यू एट द रिस्क इज 40 lakhs। तो देखिए सम इंश्योर्ड कितना लिया गया है, 50 लाख, और जो रिस्क पर वैल्यू है वो कितनी है, 40 लाख, और जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो हो रहा है 10 लाख का। व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू द इंश्योर्ड। अब अमाउंट जो क्लेम के रूप में इंश्योर्ड को दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 10 लाख आ रहा है। अब ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस की गई है ना वो 50 लाख की गई है ना। और वैल्यू एट रिस्क है वो कितनी की है? 40 लाख की। और जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? 10 लाख का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये अंडर इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अंडर इंश्योरेंस के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि वैल्यू ऑफ रिस्क माइनस सम इंश्योर्ड। तो वैल्यू एट द रिस्क कितनी है? 40 लाख, ठीक है ना। और सम इंश्योर्ड कितना है? 50 लाख। तो ऑलरेडी यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस का केस तो नहीं बनेगा, टोटली नहीं बनेगा, है ना। तो अंडर इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि जितना लॉस हुआ है, कितना हुआ है? 10 लाख का ही लॉस हुआ है। तो 10 लाख जो है वो कंपनी उसे इंश्योर्ड को दे देगी। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब आ गया आपका अगला न्यूमेरिकल। यहाँ पे कहा गया है कि कुमार बॉट 100 bags of cement at 1000 पर बैग। अब कुमार है, इन्होंने सीमेंट के 100 बैग्स खरीदे और एक बैग की कीमत है 1000 रुपए। ही इंश्योर्ड देम फॉर 1.50 लैक्स, मतलब 1.5 लाख से उसने उसकी इंश्योरेंस करवा दी। इन अ फ्लड लॉस 50 बैग्स वर डिस्ट्रॉयड, 50 बैग जो थे वो फ्लड से हो गए खराब। एट द टाइम ऑफ लॉस सीमेंट वॉज सेलिंग एट 2000 पर बैग। और जिस समय ये नुकसान हुआ है, सीमेंट जो उस समय जो बिक रहा था ना, उसका रेट जो था, सेलिंग प्राइस, वो कितना था? 2000 पर बैग था। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस कुमार वुड गेट फ्रॉम हिज इंश्योरर? अब आपको बताना है कि जो इंश्योरर से कुमार को कितने पैसा जो है वो क्लेम के रूप में मिलेगा। देखिए आंसर तो आ रहा है ऑप्शन सी, पर कैसे आ रहा है? तो अंडर इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? लॉस असेस्ड इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क। तो देखिए यहाँ पे अब लॉस जो हुआ है वो कितना, कितने का हुआ है? जो लॉस असेस हुआ है ना वो कितना है? 50 बैग्स, है ना। 50 बैग्स खराब हुए ना। और कितने का बिक रहा था उस समय एक बैग? 2000 रुपए का। तो 50 बैग जो खराब हुए हैं, इसको 2000 से आप कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये? 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है। इनटू सम इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड कितना है? 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क। अब रिस्क पर तो वो 100 के 100 बैग्स थे ना, ठीक है ना, उनमें से 50 ही लॉस हुए ना, पर रिस्क तो सभी पर था। तो 2000 का उस समय सेलिंग प्राइस था, इनटू 100 कर दीजिए तो वो कितना आ गया? 2 लाख। अब इस पूरे को सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया आपके पास? 75,000। तो ऑप्शन सी यानी कि 75,000 जो है कुमार को इंश्योरर से क्लेम के रूप में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। राजू हैड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी for 3 lakhs. His policy had a copay of 20%. He was admitted to a hospital for an illness and spent 60,000. How much would he get from his insurer? तो देखिए राजू है, इसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी 3 लाख रुपए की, और इसकी पॉलिसी में ना 20% का को पे भी है। और वो बीमारी वश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसको वहां पे खर्चने पड़े हैं 60,000 रुपए। अब उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा इंश्योरर से? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 48,000, यानी कि 48,000 रुपए उसे कंपनसेशन के रूप में मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा इसको चेक कीजिए। देखिए अब उसका जो लॉस हुआ है ना एक बार से, वो कितना हुआ है? 60,000 रुपए का, ठीक है। और 60,000 का अब 20% को पेमेंट में आप कर दो, तो को पेमेंट 60,000 की कितनी हो गई? 12,000, ठीक है ना। मतलब 60,000 का अगर आप 20% निकालते हो तो वो कितना आ गया? 12,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। तो अब 60,000 में से ये 12,000 कर दीजिए माइनस, को पेमेंट माइनस हो गई, और कितना मिल गया आपको? 48,000। तो अब जो इंश्योरर उसे मीन्स कंपनसेशन देगा वो कितनी देगा? 48,000। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज हैज एन अंडर इंश्योरेंस क्लॉज? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि अंडर इंश्योरेंस का क्लॉज रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस या फिर लाइबिलिटी इंश्योरेंस? तो देखिए फायर इंश्योरेंस में अंडर इंश्योरेंस का क्लॉज रहता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट पॉलिसी? आपको बताना है कि इनमें से बेनिफिट पॉलिसी कौन सी नहीं होगी। पर्सनल एक्सीडेंट, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल केयर बेनिफिट या फिर मरीन इंश्योरेंस। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता है, मरीन इंश्योरेंस जो है ये बेनिफिट पॉलिसी नहीं होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द वैल्यू दैट कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द डैमेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश। अब देखिए, एक डैमेज प्रॉपर्टी से जो वैल्यू रिकवर की जाती है ना, उसे क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं, सैल्वेज कहते हैं, डिडक्टिबल कहते हैं या फिर एक्सेस कहते हैं? देखिए, उसे कहा जाता है सैल्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सैल्वेज बिलोंग्स टू, अब आपको पता है कि सैल्वेज किसे बिलोंग करता है? इंश्योरर को बिलोंग करता है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। The sum insured under life insurance policy is fixed, taking into account the which of following factor। आपको बताना है कि जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम अश्योर्ड जो है ना वो फिक्स किया जाता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है? एज, क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम या फिर ऑल ऑफ अबव? तो आपको इसका आंसर पता है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ये सारे फैक्टर्स और इनके साथ कुछ और भी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जब सम अश्योर्ड की वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में फिक्स की जाती है। Dash principle means insured is not entitled to make profit on his loss। देखिए, आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है जिसने इंश्योरेंस करवाई है वो अपने लॉस से प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। सेब्रोगेशन, कॉज, प्रॉक्सिमा, इंडेमनिटी या फिर अबरीमा फाइट्स। तो वो प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का, जो ये इंश्योर करता है कि इंश्योर्ड व्यक्ति जो है वो अपने लॉस से प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यहाँ पे एरो जरा ऊपर हो गया है पर आपने ध्यान देना है कि ऑप्शन सी जो है ना ये इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल फॉर। आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? लाइफ इंश्योरेंस ओनली, नॉन लाइफ ओनली, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ना ये सिर्फ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अंडर इंश्योरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, आपको बताना है कि अंडर इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई थिंक इसका फॉर्मूला आपको याद है, ऑप्शन सी, यानी कि लॉस असेस्ड इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट रिस्क। तो ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से याद भी रखना है और अप्लाई करना भी सीखना है कि कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई किया जाएगा। पॉलिसीज हैव अ डिडक्टिबल क्लॉज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आपको बताना है कि पॉलिसीज में जो डिडक्टिबल क्लॉज रहता है ना वो किस कारणवश होता है? टू अवॉइड द क्लेम फॉर लो वैल्यूज, एनकरेज द कस्टमर्स टू मिनिमाइज लॉस, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, डिडक्टिबल क्लॉज जो है ना वो ए और बी दोनों कारणों की वजह से ही होता है पॉलिसीज में, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ना ये आपका राइट आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल सेब्रोगेशन नॉट अराइज? अब आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं, इवेंट्स को पढ़ना है और चेक करना है कि किसमें सेब्रोगेशन अराइज नहीं होगा। अरुण's vehicle is hit by a state transport bus which is not insured with any insurance company. Ajay's consignment of imported goods is damaged during the transit. Ashok is killed by state transport bus. Anand's vehicle is stolen. अब देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अशोक की मृत्यु हो रही है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से रिलेट करती हुई चीज है ये, है ना? तो यहाँ पे सब्रोगेशन जो है वो अराइज नहीं होगा क्योंकि ये बेनिफिट पॉलिसी में आ जाएगा। ठीक है, और सब्रोगेशन जो है ये बेनिफिट वाली पॉलिसीज में अराइज नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ना ये एक न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि संजय इंश्योर्ड हिज गुड्स विद रतन इंश्योरेंस फॉर 20 lakhs। ठीक है, तो संजय ने अपने सामान की इंश्योरेंस रतन इंश्योरेंस से करवाई है 20 लाख की और रश्मि इंश्योरेंस से करवाई है 30 लाख की। ऑन द डेट ऑफ लॉस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एट द रिस्क इज 75 lakhs। तो जिस दिन लॉस हुआ है उस दिन जो सारे सामान पर लॉस था, मतलब रिस्क था, वो कितना था? 75 lakhs का। और जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है? 45 lakhs का हुआ है, यानी कि 45 लाख का हुआ है। अब जो संजय है ना उसने रश्मि इंश्योरेंस से अपना क्लेम अप्लाई किया। अब ये जो रश्मि इंश्योरेंस है वो संजय को कितना क्लेम जो है वो पे करेगी? तो देखिए, इसका आंसर तो ऑप्शन सी है, पर कैसे है?
लास्ट चैप्टर में हमने अंडर इंश्योरेंस का फॉर्मूला किया था। क्या था फॉर्मूला? लॉस असेस्ड इनटू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द रिस्क। तो लॉस कितना हुआ है? लॉस असेस्ड कितना है? 45 लाख। सम इंश्योर्ड कितना है रश्मि के पास? 30 लाख, है ना। अब अगर यहाँ पे रश्मि की जगह वो रतन लिख देंगे, फिर यहाँ पे सम इंश्योर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 लाख आ जाएगी, ये ध्यान रखना है। और वैल्यू एट रिस्क कितनी है? 75 लैक्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला में सारा सामान पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और आंसर आ गया आपका 18 लाख। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द केसेस इज द लॉस पेएबल? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें लॉस पेएबल होगा। ट्रेन ऑफ इंश्योर्ड perils is broken by new independent force arising from the excluded peril. Train of uninsured perils is broken by new independent force arising from the insured peril. Excluded peril and uninsured peril acting independently, and excluded peril and uninsured peril acting interdependently. तो बताना है कौन से केस में लॉस पेएबल होगा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में कहा गया है the train of uninsured perils is broken by new independent force, जो कि इंश्योर्ड पेरिल की वजह से अगर हो रही है तो लॉस पेएबल होगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। Why is subrogation not applicable to benefit contracts? आपको बताना है कि जो subrogation है ना, ये benefit contracts पे applicable क्यों नहीं होती है। ऑप्शंस है human life cannot be valued, victim was killed and should get all money he is entitled to, one who killed the victim is criminally liable, and to save the dependent's family from filing a case against the third party responsible. तो देखिए सेब्रोगेशन जो है ना, ये बेनिफिट पॉलिसीज में एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आएगा। इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? At least one of the policies should be an indemnity policy. Both policies should be liable for the loss. Both policies should cover the same interest. The loss is caused by peril insured by both the policies. तो इसमें से देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है कि ऑप्शन ए है, at least one of the policies should be an indemnity policy. तो ये अगर हम कंट्रीब्यूशन के रिलेटेड देखें तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होगी। कंट्रीब्यूशन डजंट अप्लाई टू बेनिफिट पॉलिसीज। कंट्रीब्यूशन अप्लाइज ओनली if there is underinsurance. Contribution condition is modified in health insurance. Contribution applies only if there is more than one indemnity policy. तो भाई अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताई गई है कि ऑप्शन बी है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई होगी ओनली इफ देयर इज अंडर इंश्योरेंस। तो ये गलत है जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मीन्ड बाय कॉन्करेंट कॉजेस? आपको बताना है कि कॉन्करेंट कॉज का मतलब क्या होता है। इन ऑल रिस्क पॉलिसीज वेयर द कॉज कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड, two or more perils occurring at same time, causes by electric short circuit and resulting in the fire, and different causes occurring independent of each other. देखिए इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, ऑप्शन बी है कि दो या दो से ज्यादा पैरल्स अगर सेम ही टाइम पे हो जाए ना तो उसे कॉन्करेंट कॉजेस कहेंगे, मतलब ये जो ऑप्शन है उनके हिसाब से। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। Process which an insurance company uses to recover the claim amount paid to a policy holder from a negligent third party is known as। आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी होल्डर को जो क्लेम का पैसा दिया है वो थर्ड पार्टी से रिकवर करेगी, ठीक है। उसे क्या कहा जाएगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सेब्रोगेशन या फिर ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो भाई उसे कहा जाता है सेब्रोगेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
The principle of contribution implies that if the same property is insured with more than one insurance companies, then compensation cannot be paid. Compensation is paid by all insurers. Compensation is paid in full by all the insurers, and compensation paid by all insurers together cannot exceed the actual loss suffered. तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता चल गया है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब आ गया यहाँ पे कुछ बड़ा सा आ गया है, देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर श्याम हु हैज अ फैक्ट्री विद प्लांट मशीनरी एंड इन्वेंट्री वर्थ ₹70 lakhs। तो मिस्टर श्याम की एक फैक्ट्री है जिसमें प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है 70 लाख रुपए की, ठीक है। wants to insure them with an insurer, और उसकी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं वो किसी इंश्योरर से। chance that there would be loss or damage to the factory and its contents from fire or another insured perils is 7 out of 1000। अब जो चांसेस बताए गए हैं ना कि नुकसान होने के जो चांस है वो 1000 में से 7 है सिर्फ, ठीक है, यानी कि 0.007 चांस है डैमेज का। तो अब कौन सी ऑप्शन चुननी चाहिए मिस्टर श्याम को? सिंस द लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, तो उन्हें पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस पे। He should purchase insurance and focus on his business. He should spare some funds to meet the loss eventually himself. तो उन्हें थोड़ा सा पैसा रख लेना चाहिए कि अगर लॉस हो गया तो खुद ही निपट लेंगे उससे। He should form an association of similar industrialists and help each other in the case of loss. और उन्हें क्या करना चाहिए? अपने जैसे ही और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक एसोसिएशन बना लेनी चाहिए, पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत फंड, और ऐसा लॉस हो तो एक दूसरे की मदद कर लेनी चाहिए। तो इतनी मुसीबतों से अच्छा है कि चुपचाप इंश्योरेंस करवाओ और अपना काम पर ध्यान दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द पर्पस ऑफ डैश आर टू होल्ड द नेग्लिजेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस फ्रॉम द सेम लॉस। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कि नेग्लिजेंट पर्सन को एक तो रिस्पॉन्सिबल बताएगा लॉस के लिए, और दूसरा इंश्योर्ड को भी रोकेगा कि वो एक ही लॉस के दो बार पैसा इकट्ठा ना करता रहे, ठीक है। तो ऐसे प्रिंसिपल को आप क्या कहेंगे? सेब्रोगेशन कहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Dash principle in insurance mention the cause of loss must be direct and an uninsured one in order to claim for the compensation। तो बताना है उस प्रिंसिपल का नाम क्या होगा। तो प्रिंसिपल का नाम है कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अलाउज द इंश्योरर टू, तो देखिए क्या अलाउ करता है? डिनाई द कवरेज टू द इंश्योर्ड, ट्रांसफर द रिस्क टू द री इंश्योरेंस कंपनी, रिकवर द अमाउंट टू द इंश्योर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड इंक्रीज द प्रीमियम अमाउंट फॉर द इंश्योर्ड। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी, यानी कि रिकवर द अमाउंट पेड टू द इंश्योर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आ गया है जी लंबा सा क्वेश्चन, चेक करते हैं क्या है ये। मिस्टर अजय हैज पार्क्ड हिज कार इन द गैराज एंड गॉन ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। 6 months later, when he came back and started the car, he noticed that the air conditioning of the car was not working. Mr. Ajay filed a claim with the insurance company for the cost of repairing the air conditioning and the insurance company rejected the claim. What is the reason? अब देखिए क्वेश्चन में आई थिंक आप समझ गए हैं कि मिस्टर अजय ने अपने कार को गैराज में पार्क किया हुआ था, लंबी वेकेशन पे चले गए, 6 महीने बाद जब आए और कार स्टार्ट की तो एयर कंडीशन जो था उसका काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के लिए अप्लाई किया, पर इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? डैमेज ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर, डैमेज ड्यू टू लॉन्ग वेकेशन, डैमेज ड्यू टू नॉट मेंटेनिंग द कार एंड डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पर जो रीजन बन रहा है ना, जो इवेंट या जो हमें कहानी बताई गई है उसके हिसाब से ये बन रहा है डैमेज ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टियर, क्योंकि लॉन्ग वेकेशन इज नॉट अ रीजन, कार को मेंटेन नहीं किया है ये भी रीजन नहीं है, और एक्सीडेंट तो उसका हुआ ही नहीं। अब क्या है कि कार, इट मे बी पॉसिबल कि कार काफी पुरानी थी और नेचुरल वियर एंड टियर की वजह से एयर कंडीशनिंग जो थी उसका, एयर कंडीशनिंग या एसी जो था उसका खराब हो गया था। तो नेचुरल वियर एंड टियर जो है ये कवर नहीं होगा,
तो इसलिए जो कंपनी ने उसका क्लेम जो था वो रिजेक्ट कर दिया। What is the significance of the principle of contribution? आपको बताना है कि principle of contribution का क्या significance होगा। It ensures that the insured also contributes a certain portion of claim along with the insurer. It ensures that all the insured who are the part of pool contribute to the claim made by participant of the pool in the proportion of premium paid by them. It ensures multiple insurers covering the same subject matter come together and contribute the claim amount in proportion of their exposure to the subject matter. And it ensures that premium is contributed by the insured in equal installments over the year. तो देखिए इसका जो सिग्निफिकेंस है ना वो ऑप्शन सी है, जो कहता है कि सारे जो भी हम कह सकते हैं कि इंश्योरर हैं वो इकट्ठा मिलके जितना भी नुकसान हुआ है उसमें कंट्रीब्यूट करके क्लेम का अमाउंट पे कर दें। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल बी कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर किया जाएगा। डेथ ड्यू टू सुसाइड इन फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी, भाई ये तो कवर नहीं किया जाएगा। डिसेबिलिटी ड्यू टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, डिसेबल हो गया व्यक्ति क्योंकि उसने ना अपने आप को खुद ही इंजर किया है। फाइन्स पेएबल फॉर ट्रैफिक ऑफेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस में जो फाइन्स आ जाते हैं मतलब गड़बड़ी की है कुछ रोड पे। स्मगल्ड गुड्स, और कुछ स्मगलिंग का सामान है। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि इनमें से कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो कि इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ई है, यानी कि नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आपको बताना है कि इनमें से ना इंश्योरेंस जो रहती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उसका कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं है। ऑप्शंस है कॉन्सेंसस एड इडम, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंस और फ्री कंसेंट। तो याद करो भाई 7 एलिमेंट्स किए थे, कौन सा नहीं होगा। कॉम्पिटेंस जो है ये नहीं है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉमन लॉ? आपको बताना है कि कॉमन लॉ के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। कॉमन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया। कॉमन लॉ इज कलेक्टिव विजडम ऑफ द कोर्ट्स, ये तो सही बात है। जजमेंट ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, यानी कि जो हायर कोर्ट्स की जजमेंट है लोअर कोर्ट्स उसे बाइंड रहते हैं, बाउंड रहते हैं, मतलब फॉलो करना पड़ता है उसे। मेनी इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम द कॉमन लॉ, यानी कि बहुत सारे इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉमन लॉ से ही इवॉल्व हुए हैं। तो इनमें से अब सही बात कौन सी नहीं है, ये तो फर्स्ट लग रही है क्योंकि कॉमन लॉ भारत में ही नहीं सारी दुनिया में एप्लीकेबल है। भारत में तो है ही है और सारी दुनिया में भी अलग अलग देशों में ये एप्लीकेबल है। तो जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डजंट डील विद द लाइबिलिटी? आपको बताना है कि लाइबिलिटी से कौन सा एक्ट डील नहीं करता है। कैरेज ऑन रोड एक्ट 2007, कंपनीज एक्ट 2013, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो देखिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है ना ये लायबिलिटी एक्ट में नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसकी अभी हमने बात की है उसके रिगार्डिंग ढूंढनी है कौन सी बात सही नहीं है। इन एन ऑल रिस्क पॉलिसी द इंश्योर्ड need only prove that loss is accidental and need not prove that loss was caused by particular peril। तो पहली बात तो सही लग रही है जी। सेकंड आ गया कि इन नेम्ड पेरिल पॉलिसी, अब याद है ना कौन सी होती है नेम्ड पेरिल पॉलिसी, जिसमें जो भी पेरिल है वो आपको बता दिए जाएंगे, उनके अलावा और कुछ कवर नहीं होगा। द इंश्योर्ड नीड नॉट प्रूव विच पेरिल कॉज द लॉस। कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रूव दैट prove what caused the particular peril to operate. And if the customer disagrees, if the insurer disagrees with the insured on cause of loss, burden of proof shifts to insurer। तो ढूंढिए कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग चीज है ना, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेट नहीं कर रही है,
वो ऑप्शन बी है कि इन नेम्ड peril पॉलिसी द इंश्योर्ड नीड नॉट प्रूव विच peril कॉज द लॉस। तो ऑप्शन बी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट है। राम agrees with the Shyam to kill Vishal, for which Shyam agrees to pay Ram rupees 10 lakh। तो भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी, एक दूसरे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं ये तो बात नहीं बनी। रंजीत agrees to accompany रोशन for the weekend picnic। अब रंजीत ने अगर प्रॉमिस किया है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा क्योंकि पिकनिक के लिए मुकर जाएगा, है ना। और वैसे भी आपने ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो लीगली एनफोर्सेबल हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, सुधीर अग्रीज टू इंडेमनीफाई द लॉस इन ट्रांजिट ऑफ स्मगल्ड गुड्स ऑफ शंकर वर्थ ₹10 करोड़। अब यहाँ पे भी स्मगल्ड गुड्स हैं। अच्छा, रेखा अग्रीज टू सेल हर हाउस टू रेशमा फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़। हाँ जी, तो ऑप्शन डी जो है ना ये है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि बाकी सारी अगर आप ए बी और सी तीनों ऑप्शंस में देखो ना तो सारे इलीगल काम हो रहे हैं, मतलब ए और सी तो इलीगल ही है, बी जो है वो एक जनरल प्रॉमिस है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लीगल होना चाहिए और लीगली एनफोर्सेबल। अब देखो अगर स्मगल्ड गुड्स के लिए वो अग्री हुआ है तो वैसे ही अगर वो मना कर दे कि मैं नहीं आपका सामान पहुंचा भी दूंगा या पैसे देने से दूसरी पार्टी मुकर जाए, तो क्या है, वो पुलिस के पास तो नहीं जा सकते ना, पुलिस ही पकड़ लेगी उनको। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने इस तरह से आपको ना अलग अलग तरह के ऑप्शंस दी होंगी, तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगा के जो हमने चीजें पढ़ी हैं समझी हैं उनको कंसीडर करते हुए आंसर आपने देना है। Which line of insurance business is governed by a specific act? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इंश्योरेंस का बिजनेस है जो कि एक स्पेसिफिक एक्ट से काम करता है। फायर, मरीन, हेल्थ और प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है जी मरीन इंश्योरेंस, स्पेसिफिक एक्ट है उसके लिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब कौन सा एक्ट है ये भी देख लीजिए, मरीन इंश्योरेंस इज गवर्न्ड बाय मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963। Which of the following act deals with the director's liability? तो भाई डायरेक्टर्स लाइबिलिटी के लिए कौन सा एक्ट था, याद है ना आपको कौन सा एक्ट था, वो था बिल्कुल सही कंपनीज एक्ट। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ढूंढिए कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज यूजुअली द कस्टमर हु इन्वोक्स द arbitration clause। If insurer agrees, a sole arbitrator could resolve the dispute। तो ये भी सही लग रही है। The award of arbitral tribunal is binding on the insurer but not on the insured। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि generally disputes on the rejection of claim by the insurer cannot be taken up by arbitration। तो अब यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ना ये गलत है, क्योंकि जो आर्बिट्रर ट्रिब्यूनल के फैसले होंगे ना दोनों को ही मानना पड़ेंगे उन्हें, मतलब इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी। तो इनकरेक्ट जो है ना वो ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डज कॉन्ट्रा प्रोफ्रेंटम मीन्स। आपको बताना है कि कॉन्ट्रा प्रोफ्रेंटम का मतलब क्या होता है। ध्यान से पढ़ लीजिए, इस तरह के टिपिकल वर्ड्स क्वेश्चंस में आने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शन दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑलवेज बी इंटरप्रेटेड इन द फेवर ऑफ इंश्योरर। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होते हैं उनकी जब इंटरप्रिटेशन होगी तो वो किसके फेवर में होगी हमेशा। पहली ऑप्शन कह रही है कि इंश्योरर के फेवर में, दूसरी कह रही है इंश्योर्ड के फेवर में, और तीसरी ऑप्शन कह रही है इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब अगर कुछ एम्बिग्यूटी होती है, कोई कंफ्यूजन है कॉन्ट्रैक्ट में, एन इंटरप्रिटेशन दैट फेवर्स द पार्टी हु डिडंट ड्राफ्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेफर्ड। तो भाई जब इंटरप्रिटेशन की जाएगी ना तो वो हमेशा उस पार्टी के फेवर में की जाएगी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा नहीं है। तो वो कौन हुआ, इंश्योर्ड हुआ, है ना। द रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इज रिस्पेक्टेड, और जो कस्टमर है उसकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस का भी सम्मान किया जाता है। तो भाई इसमें ना जो कॉन्ट्रा प्रोफ्रेंटम का मतलब है ना वो ऑप्शन सी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है
तो उसे इंटरप्रिटेशन जब की जाएगी तो वो हमेशा इंश्योर्ड के फेवर में की जाएगी, क्योंकि उसने नहीं लिखा है, वो लिखा किसने है, इंश्योरर ने लिखा हुआ है, इंश्योर्ड ने नहीं लिखा हुआ है। तो वो हमेशा उस पार्टी के फेवर में इंटरप्रेट किया जाएगा, या किसके फेवर में किया जाएगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को राइट नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रा प्रोफ्रेंटम। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। प्रॉपर अंडरराइटिंग एनेबल्स, तो अब ये जो आपकी प्रॉपर अंडरराइटिंग है ना, ये किस चीज में हेल्प करती है, किस चीज में एनेबल करती है? हाई मार्केट शेयर में, बेटर प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस, हाई लॉसेस टू द कंपनी, हायर क्लेम्स टू द कस्टमर्स। तो देखिए अगर अंडरराइटिंग प्रॉपर हुई है ना, तो इससे क्या होगा, बेटर प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। When the underwriter drafts the terms for the policy for the risk, which underwritten function does he perform? देखिए जब जो अंडरराइटर है ना पॉलिसी के लिए टर्म्स वगैरह ड्राफ्ट कर देता है, जिसमें जो रिस्क उसने कवर किया है सारा उसको अंडरराइट वगैरह कर दिया, तो वो कौन सा काम उस समय कर रहा होता है, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, एक्सेप्टेंस या फिर लॉस कंट्रोल? तो देखिए जो पॉलिसी की टर्म्स कंडीशंस वगैरह की ड्राफ्टिंग करना है ना, वो प्रोसेस है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे बताया गया है ड्राफ्टिंग द टर्म्स ऑफ कवर इज पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोसेस। तो आपका आंसर सी जो है राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू एडवर्स सिलेक्शन, अब इसमें से ना आपको कंडीशंस पढ़नी है और बताना है कि एडवर्स सिलेक्शन कौन सी कंडीशन होगी। यंग स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन स्टूडेंट्स एक्सीडेंटल पॉलिसी, taxis getting insured with private cars at same rate, older employees getting covered under employees health insurance, and houses in coastal areas getting insured। अब देखिए एडवर्स सिलेक्शन इसमें पता है क्या है, वो है कि टैक्सी और प्राइवेट कार दोनों की इंश्योरेंस की गई सेम रेट्स पे, जबकि जो टैक्सीज रहती है ना उन पर रिस्क जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट कार्स। तो अब अगर टैक्सी और प्राइवेट कार को सेम रेट्स पे इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी जाए तो वो एडवर्स सिलेक्शन कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेंस लिमिट बेस्ड ऑन, आपको बताना है कि जो एक्सेप्टेंस लिमिट्स है ना वो किस पर बेस्ड होती हैं, मार्केट शेयर पे, कंपटीशन पे, रेटिंग एंड प्राइसिंग पे, या फिर कैपिटल एंड री इंश्योरेंस पे? तो देखिए जो एक्सेप्टेंस लिमिट है ना वो कैपिटल और री इंश्योरेंस पर बेस होती हैं। Acceptance limit is based on capital and reinsurance support available। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर आएगा। In evaluating the risk, which of the following aspects is not relevant? तो देखिए जब हम रिस्क को इवेल्युएट करते हैं तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो कि रेलेवेंट नहीं होगा? मार्केट शेयर ऑफ कस्टमर, सम इंश्योर्ड, लोकेशन ऑफ द रिस्क एंड पास्ट लॉस एक्सपीरियंस। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब रिस्क इवेलुएट हो रहा है तो कस्टमर का मार्केट शेयर जो है ये तो कोई रेलेवेंट एस्पेक्ट हुआ ही नहीं है ना। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज कमोडिटाइजेशन, अब आपको बताना है कि कमोडिटाइजेशन क्या होता है। लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट competing products, production of bulk, pricing very competitively even by incurring losses, and pricing very high by creating brand value। तो अब ये commoditization है जी ऑप्शन ए, जो क्या कहता है, lack of distinction between different competing products, because commoditization treats every product as a commodity and obscure distinctive features of each product। तो भाई अब ये कमोडिटाइजेशन को अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है कि क्या चीज है, क्या है ये, लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। व्हाई शुड एन इंश्योरर राइट लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिस्क, भाई इंश्योरर जो है ना वो ज्यादा बड़े मात्रा में इंश्योरेंस पॉलिसीज क्यों करता है, क्यों करता है वो? टू हैव बेटर प्रिडिक्शन ऑफ लॉस इवेंट्स। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना वो क्या कहता है, वो कहता है कि एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स गो अप, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटकम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम जो है ना वो क्या होता रहता है, डाउन जाता रहता है। इसलिए जितने ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ रिस्क को कवर किया जाएगा
प्रिडिक्टेबल आउटकम उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अक्यूमुलेशन, आपको बताना है कि इनमें अक्यूमुलेशन कौन सा ऑप्शन सही आएगी। Writing a small volume of business in each line, writing a small volume of business in each territory, writing large volume of business from one channel, and writing large business from one city. तो देखिए इसमें accumulation है, large volume of business from one city को accumulation कहा गया है। और जैसे कि हमने पढ़ के आए हैं पीछे कि accumulation और convergence जो है वो किसी भी कंपनी की सेहत के लिए ठीक नहीं रहती है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। Why is underwriting audit necessary? Underwriting audit की क्या जरूरत है? To monitor the performance of underwriting, to cancel the policies wrongly underwritten, to enable better reinsurance protection and to enable better loss prediction. तो देखिए जो अंडरराइटिंग की परफॉर्मेंस है ना उसको प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए ही अंडरराइटिंग ऑडिट की आवश्यकता रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which of the following doesn't fall under underwriting minds? आपको बताना है कि underwriting minds में इनमें से कौन सी ऑप्शन फॉल नहीं करती है। Adverse selection, convergence, accumulation और regulatory compliances। तो I think ऑप्शन डी जो कि है regulatory compliances ये underwriting landmines में नहीं आती है। Adverse selection, convergence, accumulation ये सभी underwriting landmines के ही पार्ट्स हैं। बट ऑप्शन डी यानी कि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है इसमें फॉल नहीं करेगी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। Which section of Insurance Act 1938 restricts the authority of insurer to declare policy void even in the case of misrepresentation or fraud by insured and cannot question the policy after 3 years from the commencement of insurance? तो आपको बताना है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 का वो कौन सा सेक्शन है जो कहता है कि जो इंश्योरर है पॉलिसी कमेंसमेंट के 3 साल बाद ये कह के पॉलिसी को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता कि भाई मिस रिप्रेजेंटेशन हुई या फ्रॉड हुआ है ना। तो कौन सा सेक्शन ये कहता है? तो भाई ये आपको आई थिंक याद है, ये कहता है सेक्शन 45। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एन इंश्योर्ड इवेंट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि इंश्योर्ड नहीं है। अर्थक्वेक, साइबर अटैक, चेंज इन फैशन, डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। तो भाई इसमें तो जो ऑप्शन सी है ना, चेंज इन फैशन, अब फैशन हो गया तो ये इंश्योर्ड इवेंट थोड़े ना होएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज इंश्योरर हैव द बर्डन टू प्रूव दैट लॉस इज ड्यू टू एक्सक्लूडेड पैरल? अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंश्योरर को कब ये बर्डन हो जाएगा कि ये प्रूव करना कि जो लॉस है वो एक्सक्लूडेड पैरल की वजह से हुआ है। वैसे ये बर्डन तो जी इंश्योर्ड पर आ जाती है मुसीबत, पर अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंश्योरर पर ये बर्डन कब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस है, फॉर द क्लेम इन बर्डन टू प्रूव दैट लॉस इज ड्यू टू एन एक्सक्लूडेड पैरल ऑल रिस्क पॉलिसीज। Then if insurer denies the claim on the ground that was caused by excluded peril, for the claim in named peril policy and for claims in all risk policies। ठीक है, तो देखिए अब अगर इंश्योरर ना ये डिनाई कर दे, मना कर दे कि हम क्लेम नहीं देंगे क्योंकि ये एक्सक्लूडेड पेरिल की वजह से हुआ है, तब उस पर ये बर्डन होगा क्योंकि उसे प्रूव करना पड़ेगा ना कि एक्सक्लूडेड पेरिल की वजह से हुआ इसलिए हम क्लेम नहीं दे रहे हैं। तो उस समय ये इंश्योरर पर बर्डन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी विदाउट री इंस्टेटमेंट क्लॉज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी विद जीरो डेप्रिसिएशन और लाइबिलिटी पॉलिसीज। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो डेप्रिसिएशन जैसा कुछ नहीं होगा, और सी ऑप्शन कह रही है कि मोटर इंश्योरेंस जिसमें जीरो डेप्रिसिएशन क्लॉज है तो उसमें भी नहीं आएगा, और लाइबिलिटी पॉलिसीज में भी डेप्रिसिएशन का कोई फंडा नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन ए है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज विदाउट री इंस्टेटमेंट क्लॉज। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। What is IBNR? आपको IBNR की फुल फॉर्म बतानी है। तो भाई IBNR की फुल फॉर्म जो है ना वो है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। ये है IBNR की फुल फॉर्म।
अब देखिए क्या है कि एक्चुअली या फिर हम कह सकते हैं कि इंश्योरर के द्वारा एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है ऐसे इवेंट्स के लिए जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। तो ऐसे रिजर्व को या ऐसे फंड को IBNR भी कहते हैं, इन अकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डजंट रिजल्ट इन अ लॉस टू द इंश्योर्ड। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो कि इंश्योर्ड को कोई लॉस नहीं कॉज करेगा। फायर एक्सीडेंट इन द इंश्योर्ड फैक्ट्री, flood damaging the insured goods in the warehouse, theft of goods from the shop and maturity of life insurance policy। देखिए भाई जो ऑप्शन ए बी और सी है ये तो सारा नुकसान कॉज कर ही रहे हैं, पर अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी आती है तो उसमें तो कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, नो लॉस है ना। तो ऑप्शन डी जो है ना आपका राइट आंसर आएगा। Why is फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड टू इंश्योर्ड। आपको बताना है कि फायर फाइटिंग जो एक्सपेंसेस है ना वो क्यों रिम्बर्स होते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन है टू एनकरेज द लॉस मिनिमाइजेशन एफर्ट, टू प्रिवेंट द फायर लॉसेस, टू इंक्रीज द फायर लॉसेस एंड टू एनालाइज द कॉज ऑफ फायर। तो देखिए इसका कारण यही है कि लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए, मतलब मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट किया गया, तो इसके लिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो है वो इंश्योर्ड के लिए रिम्बर्सेबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम। आपको बताना है कि इनमें से क्लेम की एडमिसिबिलिटी के लिए कौन सी चीज रेलेवेंट नहीं है, मतलब अगर चेक करना हो डिसाइड करना हो एडमिसिबल है क्लेम की नहीं है तो कौन सा जो ऑप्शन है वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। सम इंश्योर्ड, डेट ऑफ लॉस, देन लोकेशन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एंड कॉज ऑफ लॉस। तो इसका जी आंसर आएगा ऑप्शन ए, सम इंश्योर्ड जो है इसका कोई फंडा नहीं रहेगा एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम में, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इन विच क्लेम डज पे एंड रिकवर अराइजेस। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्लेम है जिसमें पे और रिकवर जो है वो आता है। क्रेडिट इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी में, हेल्थ इंश्योरेंस में या फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन में। पे एंड रिकवर जो है ना वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आ जाता है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉस रिजर्व। तो आपको बताना है कि लॉस रिजर्व से आप क्या समझते हैं। मनी केप्ट इन बैंक टू मीट क्लेम पेमेंट्स, मनी केप्ट असाइड फॉर इंक्रीज इन लॉस रेशियो, या फिर प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू अकाउंट फॉर लॉस लायबिलिटी एंड वेरिएशन इन द क्लेम पेमेंट फ्रॉम सर्वेयर असेसमेंट। तो देखिए लॉस रिजर्व अगर हम टेक्निकली इंश्योरेंस की लैंग्वेज में देखें तो ये ऑप्शन सी आएगा, प्रोविजन इन द बुक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू अकाउंट फॉर लॉस लायबिलिटी। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन है इन री इंश्योरेंस द रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि री इंश्योरेंस में रिस्क जो है ना किससे किसको ट्रांसफर होता है, और मुझे लगता है आपको अब इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इंश्योरर से री इंश्योरर को रिस्क ट्रांसफर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। कोटा शेयर इज प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, स्टॉप लॉस इज प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, excess of loss could be reinsured either facultatively or by treaty, surplus is a proportional reinsurance arrangement। तो इसमें से ट्रू कौन सा नहीं है, बिल्कुल सही, स्टॉप लॉस जो है ये प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस नहीं है, ये नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट है। इफ द इंश्योरर्स रिटेंशन इज 200 करोड़, ठीक है, इंश्योरर की रिटेंशन कितनी है 200 करोड़, एंड दे हैव 10 लाइन सरप्लस ट्रीटी, और उनकी जो ट्रीटी हुई है वो कितनी हुई है 10 लाइन, ठीक है, तो ट्रीटी कैपेसिटी कितनी होगी। तो भाई इसका आंसर ऑप्शन ए है। अब कैसे होगी, देखो सिंपल सी बात है कि कैपेसिटी कैसे आप कैलकुलेट करते हो, रिटेंशन प्लस कमिटेड री इंश्योरेंस। तो इसमें रिटेंशन कितनी है, रिटेंशन है 200 करोड़, ठीक है, और जो कमिटेड री इंश्योरेंस है वो कितनी है 10 लाइन सरप्लस। तो 200 का 10 लाइन कर दो आप, कितना हो गया 200 का 10 से गुणा कर दो, मतलब 2000 हो गया, 2000 को 200 से जोड़ दो, मतलब सम ऑफ रिटेंशन एंड कमिटेड री इंश्योरेंस। तो आंसर कितना हो गया 200 प्लस 2000 कितना हो गया 2200,
तो जो ट्रीटी कैपेसिटी हुई वो कितनी होगी? 2200 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस? बताना है नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस इनमें से कौन सी नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। सरप्लस जो है ये नॉन प्रोपोर्शनल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस होती है। बाकी रिस्क, एक्सेस ऑफ लॉस, स्टॉप लॉस, कैटास्ट्रॉफी, एक्सेस ऑफ लॉस, ये सारी जो है ये नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस है। चलिए अब है एक और न्यूमेरिकल। तो इसमें पूछा गया है कि अ रिस्क विद द सम इंश्योर्ड ऑफ ₹600 करोड़ is ceded to the reinsurer under a 20% quota share treaty। ठीक है, और ट्रीटी लिमिट इसमें 500 करोड़ है। इफ द लॉस इज फॉर ₹120 करोड़, हाउ मच वुड द री इंश्योरर पे? अब आपको बताना है कि इस केस में री इंश्योरर कितना पे करेगा अगर सम इंश्योर्ड 600 करोड़ था और जो लॉस हुआ है वो 120 करोड़ है। ठीक है, तो भाई इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए है। अब कैसे है चेक करते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पे जो ट्रीटी लिमिट है वो कितनी हुई है? 500 करोड़ की। ठीक है, द इंश्योरर कैन सीड ओनली 20% ऑफ 500 करोड़। तो 500 करोड़ का 20% कितना बन रहा है? 100 करोड़। टोटल सम इंश्योर्ड यहाँ पे कितना है? 600 करोड़ का है। और री इंश्योरर का जो शेयर ऑफ एक्सपोजर है वो कितना है? 100 करोड़। ठीक है, therefore they would be liable for 1/6 of the loss, जो कि कितना आ रहा है? 1/6 लॉस का कितना बनेगा? वो बनेगा 20 करोड़। ठीक है जी, तो 20 करोड़ जो है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल है। यहाँ पर कहा गया है कि रिस्क विद द सम इंश्योर्ड ऑफ ₹600 करोड़ is ceded to the reinsurer under 5-line surplus treaty. The reinsurer's retention is 100 crores. If the loss is of 60 crores, how much would the reinsurer pay? तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो तो आ रहा है 50 करोड़। मतलब जो 60 करोड़ का लॉस हुआ है उसमें से री इंश्योरर जो है ना वो 50 करोड़ पे कर देगा। अब कैसे करेगा? देखो भाई, इंश्योरर की रिटेंशन कितनी है यहाँ पे बताया गया है? 100 करोड़ है। ठीक है, और जो सीडिंग की गई है, सीडिंग सरप्लस जो है वो कितना है? 5 लाइन सरप्लस है ना। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये? 100 करोड़ का 5 लाइन अगर करते हैं, मतलब 5 गुना कर दो उसको, तो कितना हो गया? 500 करोड़ हो गया। द लॉस वुड बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ रिटेंशन टू सरप्लस। ठीक है, तो 60 करोड़ का जो लॉस है ना वो भी 10:50 के प्रोपोर्शन में शेयर होगा। तो कितना बन जाएगा? 60 करोड़ का जो है इसमें री इंश्योरर कितना पे करेगा? वो पे करेगा 50 करोड़। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। इन द सरप्लस ट्रीटी द रिस्क एंड लॉसेस आर शेयर्ड बिटवीन इंश्योरर एंड री इंश्योरर। किस वे में? नॉन प्रोपोर्शनली, इन प्रोपोर्शन ऑफ सरप्लस टू रिटेंशन, इन प्रोपोर्शन ऑफ रिटेंशन टू सरप्लस, और इन फिक्स्ड परसेंटेज। तो भाई सरप्लस ट्रीटी में जो लॉसेस शेयर किए जाते हैं ना इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में, वो एक प्रोपोर्शन में किए जाते हैं और वो प्रोपोर्शन होता है ऑफ रिटेंशन टू सरप्लस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिस्क एक्सेल is triggered only if the loss affects more than one risk. Risk XL is triggered only if the annual loss exceeds a stated limit. Risk XL is triggered only if the loss exceeds the deductible, and risk XL is triggered only if the loss exceeds the cover limit. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो है ऑप्शन सी, कि जो रिस्क एक्सेल है ना ये कब ट्रिगर होगा? जब लॉस जो है वो डिडक्टेबल से अबव जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। व्हाट इज री इंस्टेटमेंट? आपको बताना है कि री इंस्टेटमेंट क्या होता है। तो भाई री इंस्टेटमेंट जो है ना ये कवर लिमिट होती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे चेक भी कर लीजिए, द कवर लिमिट could be reinstated on the payment of additional premium to the reinsurer। और कैसे reinstate कर सकते हैं आप इसे कवर लिमिट को?
एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है री इंश्योरर को, तो आपका जो है कवर लिमिट री इंस्टेट हो जाती है। व्हाट आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, आपको बताना है कि दो बेसिक टाइप के री इंश्योरेंस अरेंजमेंट क्या है। फैकल्टेटिव एंड ट्रीटी, प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल, कोटा शेयर एंड एक्सेस ऑफ लॉस, या फिर एक्सेस ऑफ लॉस एंड स्टॉप लॉस। तो भाई बेसिक जो री इंश्योरेंस के अरेंजमेंट है ना वो है फैकल्टेटिव और ट्रीटी। वाई आर इन्वेस्टर्स कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट, अब देखिए जो ना इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कौन है, जैसे मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जो शेयर्स हैं वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग अपना, तो अब वो प्रॉफिट के बारे में चिंतित क्यों रहते हैं। टू नो व्हाट इज देयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, टू comply with the law, to assess the company's ability to repay the loan and to improve the market share। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर जो है उसे मार्केट में शेयर या फिर कंपनी की एबिलिटी टू पे लोन से क्या मतलब है। उन्हें तो बस ये है कि ये जानना कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है उससे हमें क्या रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए वो प्रॉफिट के बारे में जो है कंसर्न रहते हैं। which concept seeks to account all expenses related to the financial year। अब देखिए आपको बताना है कि इंश्योरेंस का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चे हुए हैं उनके बारे में जो है जानकारी बताता है, कि फाइनेंशियल ईयर में जो पर्टिकुलरली खर्चे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी आपका एक्रल कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आ गया न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो ये ध्यान से करने हैं आपने। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द नेट अर्न्ड प्रीमियम फॉर द ईयर 23 and 24 of ABC Motor Insurance, a company that underwrites only motor business। तो अब आपको यहाँ पर दिया गया है टेबल। ठीक है, और ये ABC मोटर इंश्योरेंस कंपनी है जिसका काम सिर्फ मोटर इंश्योरेंस करना ही है, तो उसका ना नेट अर्न्ड प्रीमियम आपने 2023-24 का कैलकुलेट करना है, डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, डाटा में है जी आपके पास ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम दिया हुआ है, कितना 23 और 24 का 6,000 करोड़, और 22-23 का है 4500 करोड़। री इंश्योरेंस सीडेड 23-24 का 100 करोड़ है और 22-23 का 100 करोड़ है। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड था, ये सीडेड है 700 करोड़ और 400 करोड़। ठीक है, तो अब आपको इसमें नेट अर्न प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेट अर्न प्रीमियम इसका ऑप्शन ए आ रही है 4800 करोड़। कैसे आ रही है चेक कर। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना इसका सोल्यूशन यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो नेट प्रीमियम फॉर करंट ईयर जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 5400 करोड़ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 5400 करोड़ आ रहा है ना, अब इसमें कैसे आया ये, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, नेट प्रीमियम फॉर करंट ईयर का जो फॉर्मूला रहता है ना, क्या होता है वो, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड माइनस री इंश्योरेंस प्रीमियम सेडेड। ठीक है, तो टेबल में दिया हुआ है, देखो जैसे जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है, करंट ईयर की बात हो रही है, वो कितना है 6000। ठीक है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है 100 और री इंश्योरेंस सीडेड, ये सारा करंट ईयर वाला डाटा है टेबल में है ना, वो है 700। तो फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 5400 करोड़ आ गया। अब नेट प्रीमियम आप इसी फॉर्मूले से प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट कर लो, प्रीवियस ईयर का जो डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों आ गया आपके पास, प्रीवियस ईयर का भी आ गया और नेट प्रीमियम और करंट ईयर का भी आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेस करना है रिजर्व फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क फॉर करंट ईयर। ठीक है, तो क्या करोगे, जो करंट ईयर का वैल्यू है ना, उसका 50% कर दो, कितना हो गया 2700। ठीक है, और ऐड करना है क्या, रिजर्व फॉर द अनएक्सपायर्ड रिस्क फॉर प्रीवियस ईयर। तो क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का जो नेट प्रीमियम है उसका 50% कर दिया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लगा दो। नेट प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास प्रीमियम आया है 5400 करोड़, उसमें से ऐड और लेस ये कर दो जो ऊपर वैल्यूज आई है ना, तो उनको किया तो आपके पास आंसर आ गया कितना 4800 करोड़। तो ये है जो कि नेट प्रीमियम जो है, नेट अर्न्ड प्रीमियम इस कंपनी का आएगा, ये राइट आंसर आएगा इस तरह से। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको आएंगे, बहुत ध्यान से इनको करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो भाई, अब आ गया अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेट इनकर्ड क्लेम। अब यहाँ पे नेट इनकर्ड क्लेम कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है,
इनकर्ड क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस कितना है 4800 करोड़, ठीक है जी। इनकर्ड क्लेम्स ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 200 करोड़ है, और सिमिलरली री इंश्योरेंस सीडेड पे जो क्लेम की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1000 करोड़। अब आपको निकालना क्या है, नेट इनकर्ड क्लेम निकालना है। अब इसका फॉर्मूला याद कर लो, अभी पीछे बढ़ के आए हैं, क्या होता है इनकर्ड क्लेम ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस इनकर्ड क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माइनस इनकर्ड क्लेम ऑन द री इंश्योरेंस सीडेड। तीनों वैल्यूज दी हुई है, जल्दी से जोड़ो घटाओ और आंसर निकालो। तो 4800 प्लस 200 माइनस 1000 कितना आ गया 4000 करोड़, आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो प्रॉफिट के लिए अभी हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं, फॉर्मूला देख के आए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे नेट अर्न्ड प्रीमियम जो है ना करंट ईयर का वो 8000 करोड़ है। नेट इनकर्ड क्लेम फॉर द करंट ईयर 6600 करोड़ है। नेट कमीशन कमीशन जो दिया वो 200 करोड़ का दे दिया। एक्सपेंसेस खर्चे जो हैं वो 1900 करोड़ के हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम हुई है यहाँ पे 900 करोड़ की। तो अब देखो भाई, जैसे हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, हमने किया था ए माइनस बी, जिसमें ए हमारा बेनिफिट था, प्रॉफिट था, है ना, इनकम कहेंगे, और बी था हमारा खर्चे। तो अब देखो यहाँ पे इनकम हमारी एक तो है नेट अर्न्ड प्रीमियम, और दूसरा है जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है। इन दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। और ये जो खर्चे हैं ये तीनों खर्चे ही है ना, ये तो इन इन तीनों को ऐड कर लो। और फिर ए ए इसमें से क्या आएगा, ये जो हमारे इनकम है ए, और जो बी है वो क्या है, जो हमारे खर्चे हैं। तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी आप कर दो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। यहाँ तो लॉस आ रहा है, देखो क्या किया आपने, ए ए इसमें हमारा क्या है, इन्वेस्ट जो हमारा इनकम हुई है, इनकम हमारी हुई है कितनी 8000 करोड़ की तो हुई है प्रीमियम कलेक्शन, और इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारी 900 करोड़, ठीक है। और जो खर्चे हैं वो कितने हैं 6600 करोड़, प्लस 200 करोड़ का कमीशन दे दिया है, और 1900 जो है हमारे खर्चे हैं, इनको जोड़ लिया, आपस में माइनस किया, तो भाई माइनस में 200 आ रहा है, माइनस का 200 करोड़, यानी कि 200 करोड़ का लॉस में जा रही है ये कंपनी। राइट आंसर ऑप्शन डी है। स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्या कहेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ऐसी स्टेटमेंट जो कि असेट्स और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करे फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसको क्या कहते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को, बिल्कुल सही, उसको कहते हैं बैलेंस शीट। ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए भाई अब आ गया अगला क्वेश्चन। इंश्योरेंस है भाई, ये लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने अपनी काम शुरू किया 2023 और 24 में, और डाटा इनका ये दिया हुआ है आपको। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको ना नेट अर्न्ड प्रीमियम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे नेट अर्न्ड प्रीमियम, अभी पीछे भी हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस किए हैं। तो अब इसका आंसर तो जो आ रहा है उसको चेक करते हैं बाद में, पहले तो देखते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो भाई, ये जो तीनों डाटा है ये तो आपको गिवन है ना। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम टोटल जो बन रहा है 4300 करोड़ बन रहा है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 400 करोड़ बन रही है, और री इंश्योरेंस सीडेड कितनी बन रही है 1000 करोड़ बन रही है ना, फायर हल और मोटर तीनों की। अब आज जो आपने काम करना है, सबसे पहले तो नेट प्रीमियम कैलकुलेट करो इसका, ठीक है। तो नेट प्रीमियम आप कैसे कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूला याद है ना, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम प्लस री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माइनस री इंश्योरेंस सीडेड, तीनों की अलग अलग कैलकुलेट कर दी। तो फायर की आ गई 700 करोड़, हल की आ गई 600 करोड़, है ना, और मोटर की आ गई कितनी 2400 करोड़, ठीक है। टोटल भी निकाल दिया ये एंड में आपने, ठीक है जी। अच्छा अब रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या करोगे, फायर में कितना करते हो, नेट प्रीमियम का 50% ले लेते हो ना, तो 700 का 50% ले लिया आपने, 350 हो गया। हल में 100% लिया जाता है, हमने बीच में भी बात की है क्वेश्चंस में, है ना। तो ये पूरा 600 का 600 आ गया, और मोटर में भी 50% कर दो, 2400 का 50% कितना हो गया 1200, टोटल कर दिया, जोड़ दिया 2150 हो गया ये, ठीक है। अब नेट अर्न्ड प्रीमियम, ठीक है जी। तो नेट अर्न्ड प्रीमियम आपके पास आ गया। ये क्या करोगे आप, इसे अब सॉल्व कर दो। नेट अर्न्ड प्रीमियम जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क था वो क्या कर दिया, माइनस करवा दिया, ठीक है। नेट प्रीमियम में से आपने रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड जो रिस्क था ना 23 और 24 का, उसको माइनस करवा दिया, नेट अर्न प्रीमियम आ गया कितना 350 इसका आ गया।
इधर हल का 0 आ गया माइनस किया जब, है ना, और मोटर का आ गया 1200, जोड़ दिया जब आपने तो टोटल कितना बन गया ये 1550, और यही है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। If the direct claim paid for the current year is 12,000 crore, the reserve for outstanding claim at the end of current year is 18,000 crore, and the reserve for the outstanding claim at the end of previous year is 16,000 crore. तो आपको निकालना है ग्रॉस इनकर्ड क्लेम फॉर द करंट ईयर। ठीक है जी, तो इसका आंसर तो इतना आ रहा है, पर चेक करते हैं कैसे आया है भाई ये। तो क्या किया आपने, सबसे पहले तो डायरेक्ट क्लेम फॉर द करंट ईयर कितना था, 12,000 करोड़। इसमें क्या ऐड कर दिया आपने, रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना है 18,000 करोड़, और माइनस करवा दिया क्या, रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि है 16,000 करोड़। ठीक है, सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 14,000 करोड़। तो ये है आपका राइट आंसर। एवरी पे इंश्योरेंस पेज कमीशन of 2,000 crore on the direct business procured. On the reinsurance ceded, it receives the commission of 400 crore. On reinsurance accepted, it pays the commission of 100 crore. What is the net commission? अब यहाँ पे net commission आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला तो पूरे चैप्टर में सेम ही चल रहा है, ध्यान से एक बार समझ लोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओगे। ठीक है जी, तो बस कर दो, इसका कल्याण क्या है, जोड़ दो जो आया है ओवरऑल, जो स्टार्टिंग में आ गया आपका 2,000 करोड़। ठीक है, डायरेक्ट बिजनेस का, उसके बाद जो आपका आ गया सीडेड। ठीक है, सीडेड को माइनस करना है, और एक्सेप्टेड जो है आपका कितना है उसको प्लस करना है। तो इसको किया ओवरऑल, और आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया आपका ऑप्शन ए 1700 करोड़ जो है आपका राइट आंसर आ गया। Name the concept of accounting which states that method of accounting should not be changed. अब ये बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे मैं कमेंट्स में भी ये लिख दूंगी क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तो आएगा नहीं, है ना, तो जो भी राइट आंसर है वो आप मुझे इसका कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।